आकाशवाणी का ये अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रस्तुत है श्री चंद्र मोहन तिवारी से ली गई ये भेंट वार्ता। विपदाओं से रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना। यह करो विपद में न भय हो, दुख से व्यथित मन को मेरे भले न सांत्वना। यह करो दुख पर मिले विजय, मिल न सके यदि सहारा। अपना बल न करे किनारा, क्षत ही क्षत मिले जगत में। मिले केवल वंचना, मन में जगत में न लगे क्षय। करो तुम्हारी त्राण मेरा, यह न मेरी प्रार्थना। विपदाओं से रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना। विपदाओं से रक्षा करो, यह न मेरी प्रार्थना। यह न मेरी प्रार्थना, यह न मेरी प्रार्थना। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा के सभी श्रोताओं को मधुमन चंदानी का सादर नमस्कार, वंदन और प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का निर्वाण दिवस है। तो उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके साहित्य में पूरब और पश्चिम के सामंजस्य, उनकी कविताओं तथा उनकी अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित गीतकार श्री चंद्रमोहन तिवारी जी को। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं श्रोताओं की, चंद्रमोहन तिवारी जी को उनके गीत संग्रह मन के तट पर के लिए गुजरात साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। चंद्रमोहन जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मधु जी। मेरा भी आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, वंदन और प्रणाम। चंद्रमोहन जी, ठाकुर जी को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षाविद ही नहीं, शिक्षा को एक नया रूप देने वाले विराट व्यक्तित्व थे। दार्शनिक और संगीतकार तो थे ही। तो आप उनके इन स्वरूपों को किस तरह से देखते हैं? मधु जी, रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले कैसे कालजयी विचारक, चिंतक और संस्कृत कर्मी हैं, जिन्होंने भारतीय महाद्वीप के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व सुविशाल और सुविस्तृत फलक पर किया है। वे उत्कृष्ट कवि, उत्तम कोटि के कथाकार, नाटककार, नवीन दृष्टि रखने वाले संगीतकार, उच्च कोटि के चित्रकार और अप्रतिम शैलीकार थे। अपनी रचनात्मक क्षमता और उत्तम कोटि के साहित्य के द्वारा उन्होंने अपने वैश्विक जीवन दर्शन को समूचे विश्व में व्याप्त किया। रविन्द्रनाथ के चिंतन से पूर्व पश्चिम के द्वंद्व का निराकरण हुआ। उन्होंने एक ऐसी विश्व दृष्टि दी जो एक साथ भारतीय, सार्वभौम एवं सार्वदेशिक थी। वह विश्व दृष्टि जो उनके साहित्य में भी छलकती है, हर जगह छलकती है। जी। यह विश्व दृष्टि पूर्व पश्चिम ही नहीं, समग्र विश्व की संस्कृतियों और सभ्यताओं में सामंजस्य बिठाने में सक्षम थी। बिल्कुल सही कहा चंद्रमोहन जी। और आप तो खुद एक साहित्यकार हैं, तो क्या साहित्यकार के परिवेश और उसकी जो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, उसका उसके साहित्य पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। परिवार जैसा होगा, जैसे संस्कार मिलेंगे, आसपास का जैसा वातावरण होगा, कविता उसी तरह से बनेगी, उसका व्यक्तित्व उसी तरह से बनेगा। बिल्कुल। ये चीज टैगोर जी पे बिल्कुल ही लागू होती है। टैगोर जी कोलकाता के जोड़ा सांकों के ठाकुरवाड़ी में 7 मई 1861 को जन्मे थे और 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही बैकुंठगामी हुए। टैगोर जी ने अपने माता पिता की 13 संतानों में सबसे छोटे थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाजी और धार्मिक सुधारवादी थे। माता शारदा देवी सामान्य गृहिणी थी। बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ दार्शनिक और कवि थे। जी। रविन्द्रनाथ जी भी दार्शनिक और कवि थे। हाँ। तो शायद ये संस्कार वहां से आया होगा। एक भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार थे। रविन्द्रनाथ जी भी संगीतकार थे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, एक चीज और बता दें कि उनकी बहन थी जिनको स्वर्णा कहा जाता था, नाम था स्वर्ण कुमारी। वो उपन्यासकारा थी। अच्छा। उपन्यास लिखती थी। तो हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो इतने सारे उपन्यास लिखे हैं, हो सकता है संस्कार वहां से आए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। 1883 में 10 वर्ष की मृणालिनी देवी से टैगोर जी का विवाह हुआ, जिनसे 5 संतानें हुई।
उनमें से रतीन्द्रनाथ और रेणुका समेत 3 संतानें जिंदा रहीं। जी। अब आगे का देखें तो माँ बचपन में ही विदा हो गई थी और पिता यात्राओं में व्यस्त रहा करते थे। अतः टैगोर जी का बचपन नौकरों के मध्य बीता। टैगोर जी पहले ओरिएंटल सेमिनेटरी स्कूल और बाद में नॉर्मल स्कूल में भेजे गए, किंतु उनका मन दोनों जगह न लगा, बल्कि दूसरे स्कूल में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षा का कटु अनुभव हुआ। ये अनुभव और लोगों को भी हुआ, सुभाष चंद्र जी को भी हुआ था। और यही कटु अनुभव एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी अनुभव के चलते शांत निकेतन का विचार यहीं से बीज रूप में प्रकट हुआ और जो बाद में एक बट वृक्ष की तरह, शांति निकेतन के बारे में सभी जानते हैं, उसी को बाद में विश्व भारती का रूप दिया गया। बाद में सरकार ने स्वतंत्रता के बाद में उसे अपने अंडर में ले लिया और विश्वविद्यालय के रूप में वहां पे पढ़ाया जाने लगा। उन्हें पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए घर पे ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान की उनकी शिक्षा होती रही। 1878 में उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए, ब्राइटन विद्यालय में भर्ती हुए, किंतु मन न लगने के कारण 1880 में वापस आ गए। 1881 में पुनः लंदन गए कानून की पढ़ाई के लिए, किंतु बिना डिग्री लिए 1882 में वापस आ गए और 1883 में विवाह बंधन में बंध गए। लंदन प्रवास से उन्हें विद्यालयी शिक्षा तो न मिली, किंतु इस प्रवास से उनको यूरोपीय संस्कृत, साहित्य, सभ्यता और समाज को समझने, जानने और उस पर विचार करने का भरपूर मौका मिला। इस तरह से उनके परिवार का संस्कार, घर पर प्राप्त हुई शिक्षा और यूरोप प्रवास उनके लिए वह नींव का पत्थर बना जिस पर आगे चलकर उनके विराट साहित्य का प्रासाद खड़ा हुआ। प्रासाद यानी महल होता है और उस प्रासाद का शिखर कलश बना गीतांजलि। चंद्रमोहन जी, आपने गीतांजलि की बात की ही है, तो हमारे श्रोताओं को इस विषय पर थोड़ी सी और जानकारी दे दें अगर आप तो अच्छा रहेगा। जी जरूर, बिल्कुल देंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की गीतांजलि तो देश का गौरव है, उसके बारे में तो सभी को जानना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पहले बंगाली भाषा में गीतांजलि लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ। 1912 में स्वयं टैगोर जी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी साल लंदन की इंडिया सोसाइटी ने गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, अंग्रेजी में उसका नाम अलग है, बंगाली में जब लिखी तो उसका नाम गीतांजलि था और जब वो ट्रांसलेट हुए तो उसका नाम हुआ गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। तो इंडिया सोसाइटी ने गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से उसके अनुवादों का प्रकाशन किया। इसकी प्रस्तावना लिखने वाले अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार W.B. ईट्स ने प्रस्तावना में लिखा है कि मुझे यह पुस्तक इतनी पसंद आई कि मैं उसे जहां भी जाता था अपने साथ ले जाता था। 1913 में गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, जो एक्चुअली गीतांजलि के नाम से फेमस है, को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और उन्हें विश्व कवि की पहचान भी मिल गई। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ ठाकुर गैर यूरोपियन पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिल रहा था। तो हम कहें कि हमारे पूरे भारतीय साहित्य के लिए ये बड़े गौरव की बात है। इस पुरस्कार के कुछ ही दिन बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि से नवाजा। 1915 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम के हाथों उन्हें नाइटहुड के पुरस्कार से भी बाद में विभूषित किया गया, जिसे उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद नाराजगी के साथ अंग्रेजों को वापस कर दिया था। यह उनके स्वदेश प्रेम को दिखलाता है। रविन्द्रनाथ का पूरा परिवार ही देशभक्त था। 1905 के बंग भंग के समय ही वंदे मातरम लोगों के बीच में आया था। तो बंग भंग के बाद कांग्रेस ने एक स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया था, जिसमें उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। रविन्द्रनाथ जी स्वयं 1919 तक राजनीति में सक्रिय थे। इन सब का प्रभाव उनकी रचनाओं पर बराबर पड़ता रहा। चंद्रमोहन जी, अब आप रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के साहित्य संसार के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए और उनके साहित्य के आईने में
पूरब और पश्चिम का जो सामंजस्य है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जरूर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल साहित्य की बात तो उनकी करें, उनका साहित्य संसार बहुत ही विराट है। हाँ जी। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, लघु कथा, संस्मरण सभी कुछ लिखा। मैं उनकी संक्षिप्त रूप से कुछ चर्चा करता हूँ। बिल्कुल। पहले कविता की बात करते हैं। हाँ जी। टैगोर जी 8 साल की छोटी उम्र में ही कविता लिखने लगे थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे जो विभिन्न कविता संग्रहों में समाहित हैं, जैसे गीतांजलि, भग्न हृदय, शैशव संगीत, बलाका, चित्रा, कणिका। कणिका में 5-7 पंक्तियों की सारगर्भित प्रकृति तत्व पर आधारित कविताएं हैं। गीतांजलि में प्रेम के अनेक रूप जैसे स्त्री प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम और ईश्वर प्रेम के दर्शन होते हैं जी। अब उपन्यास की बात कर लें तो 1880 में प्रकाशित करुणा को, उनका उपन्यास है करुणा, लेकिन वो आकार छोटा था, इसलिए वहां के उस समय के जो साहित्यकार थे उसे उपन्यास मानने से इनकार कर रहे थे। हालांकि बाद में उसे उपन्यास मान लिया गया। लेकिन वड ठाकुरा नीरहाट 1882 में जो प्रसिद्ध हुआ था, उनका प्रथम प्रसिद्ध उपन्यास कहा जाता है। बहुचर्चित गोरा 1910 जो प्रकाशित हुआ था, उपन्यास को आधुनिक महाभारत भी कहा जाता है। अच्छा। 1916 का घरे बायरे उपन्यास उनका राजनीतिक उपन्यास है। 1929 के 4 अध्याय उपन्यास में सशस्त्र आंदोलन जो उस समय हुआ करता था, हमारे देश की आजादी के लिए चल रहा था, वो कथानक के रूप में आया है। उपन्यास के पात्रों के द्वारा टैगोर जी ने उसका विरोध किया, सशस्त्र आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि उनकी विचारधारा विश्व बंधुत्व की थी, मानवतावाद की थी, उसमें ये समाहित नहीं होता था। अब कहानी की बात करें तो रविंद्रनाथ जी काबुलीवाला पे फिल्म बन चुकी है, जानते ही हैं। बिल्कुल। मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर कहानियां आज भी लोगों के बीच में लोकप्रिय हुई हैं और वो लोकप्रियता के शिखर पर हैं। अपरिचय उनकी एक दहेज पे आधारित कहानी है, लेकिन वो दहेज ही की कहानी नहीं है, उसमें कुछ अलग भी है। अच्छा। एक नारी के किस तरह से आत्मसम्मान की बात होती और वो किस तरह से आगे जाती है। हालांकि जिसे शादी होने वाली थी, बाद में उससे पुनः शादी करने के लिए, मिलने के लिए वो कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। वो फिर लड़की बाद में जो है लड़कियों को शिक्षा देने लगी। अच्छा। तो ये दहेज की कहानी तो है, लेकिन दहेज से कुछ अलग की है, सामान्य कहानियों से अलग है। लघु कथा की बात करें तो टैगोर जी ने अपनी पहली लघु कथा भिखारिणी 16 वर्ष की उम्र में लिखी थी। ये उनकी प्रतिभा का ही कमाल है। गिन्नी, संपत्ति समर्पण, निशीथ, शेषेर रात्रि, ये उनकी अद्भुत लघु कथाएं हैं। नाटक की बात करें तो 1892 में प्रकाशित चित्रांगना नाटक में मणिपुर की राजकुमारी और अर्जुन की पत्नी चित्रांगना की कहानी है। बब्रुवाहन जो महाभारत का बड़ा बहादुर पात्र है, वो इन्हीं का पुत्र था। संगीत नाटक वाल्मीकि 1881 में, लघु नाटिका रुद्रचंड 1881 में, नाट्य कविता कहानी 1900 में, ये चर्चित नाटक हैं। 1890 का विसर्जन उनका एक नाटक है और ये नाटक उनके ही उपन्यास राजर्षि पर आधारित है। अच्छा। उपन्यास की बात हम कर चुके हैं हालांकि, लेकिन राजर्षि की बात हम बताएं तो राजर्षि के उस समय बलि की बात हुआ करती थी। अच्छा। हिंदू मंदिरों में बलि की बात हुआ करती थी, तो राजर्षि में उस बलि जो दी जाती थी उसके विरोध को दर्शाया गया है। अच्छा। एक बाप अपनी लड़की को ऊपर लेके चढ़ रहा है और ऊपर से सीढ़ियों से रक्त की धारा बह रही है और लड़की विचलित हो जाती है। यहां से कहानी की शुरुआत होती है इस राजर्षि में। अच्छा। निबंध की बात करें तो टैगोर जी का निबंध नैवेद्य मायर खेला, ये उपनिषद से प्रभावित है। श्रोताओं को मैं बता दूं कि टैगोर जी ने उपनिषदों का विशद अध्ययन किया था। यही कारण है कि उसका प्रतिबिंब उनकी अनेक रचनाओं पर दिखता है। उनका स्वराज समाज निबंध 1905 में छपा था, जिसे जमीन पर उन्होंने श्री निकेतन के रूप में उतारा। उन्हें 4 संस्थाएं बनाई थी, शांति निकेतन, श्री निकेतन, एक ग्राम छत्र करके था, और था विश्व भारती।
ये 4 तरह की शिक्षा पे उन्होंने काम किया था, जमीन पर अच्छे काम किए थे। संस्मरण की बात करें तो 1892 में प्रकाशित जीवन स्मृति इनका संस्मरण है। इनके अलावा वास्तविकता पर प्रकृति की नोट उनका अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ संक्षिप्त बातचीत है, जो बाद में प्रकाशित हुआ था। आपने देखा कि टैगोर जी के साहित्य का संसार कितना विराट और विविधता से पूर्ण है। जी, सही बात। उनकी विश्व दृष्टि पूरब और पश्चिम को स्वयं में समाहित किए हुए है, जिसमें सामंजस्य स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि उनकी विश्व दृष्टि और उनकी मानवता का स्रोत उपनिषद है। अब हम थोड़ा किसी उपन्यास को लेकर उनके पात्रों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और किस तरह से उन्होंने पूरब और पश्चिम की बातें की और उसके सामंजस्य की बात की, उसकी चर्चा करते हैं। तो गोरा की हमने अभी उपन्यास की बात करते हुए चर्चा कर ही ली है कि गोरा को आधुनिक महाभारत कहा जाता है। यह उपन्यास 1910 में प्रकाशित हुआ था। तो इस उपन्यास का लेखन समय जरा समझने लायक है। जी। जब ये उपन्यास का लेखन वो कर रहे थे, 4-5 साल या 6 साल लगे थे, तो उनके जीवन में कई दुखद घटनाएं घटी हैं। एक 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी का निधन हो गया। कुछ समय बाद शादीशुदा बेटी रेणुका लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग सिधार गई। पिता देवेंद्रनाथ 1905 में भगवान को प्यारे हो गए और 1907 को पुत्र समीन्द्रनाथ ठाकुर भी वैकुंठवासी हो गए। ये सारी दुखद घटनाएं उनके साथ हुई जब उन्होंने गोरा उपन्यास लिख रहे थे। अच्छा। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसी कालक्रम में गोरा उपन्यास रचा। गोरा उपन्यास में कैसे पात्रों की रचना हुई है जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में द्वंद्व भी दिखाते हैं और ऐक्य व सामंजस्य भी। एक स्त्री पात्र जिसका नाम वरदा सुंदरी है, गौर मोहन अर्थात गोरा के मित्र परेश बाबू की पत्नी है। दोनों के स्वभाव में पूर्व पश्चिम का अंतर है। परेश बाबू ऋषि तुल्य सरल सहज और उनकी पत्नी वरदा सुंदरी दिखावा पसंद, अंग्रेजियत पसंद और अंग्रेजी साहित्य की दीवानी। वह भारतीय संस्कृति से दूरी बनाए रखती है। जी। उसकी बेटी ललिता है। ललिता आधुनिकता पसंद तो करती है, किंतु मां की तरह वो भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं करती है, बल्कि जब वो विरोध की बातें करती है तो वो मां का विरोध करती है। अच्छा। क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को भी जानना चाहती, समझना चाहती है और उसका मान सम्मान करती है। वह समय समय पर मां का विरोध करती रहती है। ललिता जैसे पात्र के जरिए पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का तादाद में बिठाने और सामंजस्य नजर करते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी नजर आते हैं यहाँ पे। गोरा उपन्यास के नायक गौर मोहन को ब्राह्मण कृष्ण दयाल और उनकी पत्नी आनंदमयी गदर के दौरान अनाथ के रूप में पाए थे। वह एक विदेशी का पुत्र था। गौर मोहन को यह सब ज्ञात नहीं। गौर मोहन अपनी कुलीनता और ब्राह्मणत्व पर अभिमान करता है, लेकिन वो दूसरी जातियों का अपमान भी करता रहता है। किंतु जब उसे यह ज्ञात होता है कि वह ब्राह्मण नहीं, कुलीन नहीं, भारतीय नहीं, बल्कि एक यूरोपियन है, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। कुलीनता का रेत का महल भरभरा कर गिर जाता है और अब उसकी एक ही जाति रह जाती है, मानवता। और वह परेश बाबू से कहता है कि परेश बाबू, मैं पतित हो जाऊंगा, मुझे इस बात का अब कोई डर नहीं। मैं संपूर्ण अनावृत हृदय के साथ भारतवर्ष की गोद में बैठ गया हूँ। असल में टैगोर जी गोरा उपन्यास के पात्रों के जरिए तात्कालीन परिस्थितियों को दिखाते हुए पूर्व और पश्चिम के सामंजस्य के रास्ते की ओर भी इंगित करते हैं। साथ ही जातिगत श्रेष्ठता, उग्रता, हिंसा, धर्म के पाखंड को नकारते भी हैं। जी। एक दूसरा उनका उपन्यास है जो 1916 में प्रकाशित हुआ था, घरे बायरी। ये राजनीतिक उपन्यास है। जी। इसका एक स्त्री पात्र बिमला है जो जमींदार पुत्र निखिल की पत्नी है। बिल्कुल कुलीन, आज्ञाकारी, विनीत और बाहरी दुनिया से अछूती। संदीप निखिल का मित्र है और उसी के बंगले में रहता है। बिमला संदीप के क्रांतिकारी बातों से प्रभावित हो जाती है और अब वह उससे प्यार भी करने लगती है। अच्छा। परिणाम में पारंपरिकता की चादर फेंककर अब वह मुखर, प्रभावशाली, आधुनिक महिला बन जाती है।
अब उसे पता चलता है कि घर के बाहर की भी एक आकर्षण युक्त दुनिया है, जहां नवीन विचारों की ताजी हवा चलती रहती है। घरे बायरे की बिमला के जरिए टैगोर जी ने एक संदेश दिया है कि हमें जरूरी मर्यादाओं को संभालते हुए पश्चिम के नवीन विचारों को अपनाना होगा, और इसमें हम नारी समाज को पीछे नहीं छोड़ सकते। यही उनका पूर्व पश्चिम के समन्वय का रास्ता है जी। एक निबंध में टैगोर जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि हमारे विद्यार्थियों को सलाह देते इस बात में कि हमारे विद्यार्थी अपनी विद्याओं और भाषाओं से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लें, और इसके साथ ही साथ पाश्चात्य सभ्यता में जो सर्वोत्तम भाग है, ये खास ध्यान रखना है कि जो सर्वोत्तम भाग है पाश्चात्य सभ्यता में, उसे भी सुचारू रूप से समझ लें। यहाँ भी उन्होंने पूर्व पश्चिम के समन्वय की ही बात की है। निष्कर्ष यह है कि टैगोर जी के साहित्य में जगह जगह पूर्व पश्चिम के सामंजस्य की बात नजर आती है, किंतु भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाए बगैर। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बातें सुन के रविंद्रनाथ जी के बारे में, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है हमारे पास, तो यदि आप टैगोर जी पर कुछ एक गीत या मुक्तक हमें सुना रहे चलते चलते तो। हाँ जी, एक मुक्तक सुना रहे हैं, समय हो चुका है। गोरा गीतांजल को ही से हम आचमन करें, गोरा गीतांजल को ही से हम आचमन करें, राजनीति साहित्य धर्म के विष को शमन करें, जनगण मन को उर्मे ढालें, उनकी राह चलें, कवि रवींद्र ठाकुर को हम सब मिलकर नमन करें, कवि रवींद्र ठाकुर को हम सब मिलकर नमन करें। अंत में मैं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी को बड़ी श्रद्धा के साथ में आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। मैं भी गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, साथ ही आपको भी प्रणाम करती हूँ, और हमारे श्रोताओं को भी। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्री चंद्रमोहन तिवारी से मधुमन चंदानी की ये बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता दीपशिखा दुर्गापाल। प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र से किया गया।